लेंस, उनको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल लेंस। फिर आता है TIR, एक टॉपिक है। एक आएगा प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, और उसके बाद है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इस चैप्टर में स्टार्ट कर दो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपका आएंगे, पहला आएगा माइक्रोस्कोप और दूसरा है टेलीस्कोप। ये दो मेन टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, इससे क्वेश्चन आता है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इनकी डेरिवेशन आती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज्यादा। बाकी तो कहीं से भी आ सकता है, बाकी सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, दोनों में, CBSE HBSE दोनों में। लिख लो जल्दी से। ये पूरे चैप्टर का हुआ है। ये कम से कम ले लेगा 6-7-8 दिन ले लेगा, 7 दिन ले लेगा ये वाला टॉपिक। ये भी अपने आप में 7 दिन ले लेगा, नहीं ये 10 दिन ले लेगा। ठीक है, 7 दिन ये, 10 दिन ये, 17, 5 दिन ये ले लेगा, 22 दिन। ठीक है, 20-22 दिन खत्म है चैप्टर में। छुट्टी भी आ जाएगी। इतने तुम यूजेस याद कर लेना। ठीक है, यूजेस के क्वेश्चन आते हैं, पूछ रहे थे ना क्या इंपॉर्टेंट है। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा टेस्ट वेस्ट हुआ था कोई सा स्कूल में? कौन से चैप्टर का हुआ था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो फिर कैसा रहा? हैं? सही था? नहीं, तुमने उसके बारे में पूछा था ना, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। तो बाकी समझ आ गए सारे क्वेश्चन? हैं? अच्छा, हाँ भाई, लिख लिया। लिखो सबसे पहले लाइट, टॉपिक लाइट। देखो चैप्टर कंटिन्यूएशन में ही है लाइट। इट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पिछले चैप्टर का ही पार्ट है ना ये, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो इट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लिखो, इट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विच इज विजिबल टू अस, जो कि हमारे को दिखाई देता है, विच इज विजिबल टू अस। दिस इज लाइट।
ठीक है। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स होती है स्टडी ऑफ लाइट। लाइट की स्टडी को बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या लिख रहा हूं मैं? लाइट की स्टडी को बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के दो पार्ट, पहला है रे ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स में मेनली दो फिनोमिना होते हैं, पहला होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। तो दो ही फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं अधिकतर, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। वेव ऑप्टिक्स में हम जो फिनोमिना पढ़ेंगे उसमें होंगे डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये फिनोमिना कम देखने को मिलते हैं हमें आने डे टू डे लाइफ में। डिफ्रैक्शन तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, पोलराइजेशन फिर भी थोड़ा बहुत जानते होंगे पोलराइजेशन। ठीक है, और एक और फिनोमिना है जो भी है। ठीक है, तो ये है लाइट, पिछले चैप्टर का एक पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, लाइट भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं, आ जाते हैं। तो इसमें तो वही आ जाएगा, लाइट दिखती कैसे, एमिशन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। एमिशन रिफ्लेक्शन में फर्क पता है? एमिशन जो लाइट का आना, लाइट को एमिट करता है। अरे जैसे बल्ब हो गया, बल्ब एमिट करता है, जैसे दीवारें रिफ्लेक्ट करती है ना। वही है कि एक बॉल है लोहे की, वो हमें दिखाई दे रही है, क्यों दिखाई दे रही है? ड्यू टू लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से। और एक बॉल है जिसको बहुत गर्म कर दिया लोहे की, अब वो इतना गर्म कर दिया कि वो रेड कलर की दिखाई दे रही है, मतलब गर्म करने के बाद, मतलब अंधेरे में भी गर्म, अंधेरे में भी दिखाई दे रही है वो। तो वो किसकी वजह से दिखाई दे रही है? एमिशन की वजह से। क्योंकि गर्म करने के बाद वैसा हो जाता है ना, जैसे कोयला गर्म करके रेड कलर का हो जाता है, तो वो भी क्या है? एमिशन। वो एमिशन है, ये सारा मिरर ही मिरर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन सबसे पहले होता क्या? इट इज कॉल्ड बाउंस बैक ऑफ लाइट। लाइट जब बाउंस बैक करके वापस आ जाती है इन द सेम मीडियम, लाइट जब बाउंस बैक करके वापस आ जाती है इन द सेम मीडियम, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। जैसे बॉल वापस आ जाते, बॉल को फेंको, बाउंस बैक करके बॉल वापस आ जाती, दीवार से टकरा के वापस आ जाती, तो ये भी क्या है? रिफ्लेक्शन ही है। ये भी क्या है? रिफ्लेक्शन ही है ना। अच्छा, ये जरूरी नहीं मिरर से ही रिफ्लेक्शन हो, हम मिरर बना देते हैं क्योंकि मिरर में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है, पर रिफ्लेक्शन कहीं से भी हो सकता है। मान लो ये लाइट हमने स्ट्राइक कराई, इंसिडेंट कराई, इस लाइट को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट लाइट या फिर इंसिडेंट रे। ठीक है, जिस पॉइंट पे वो मिरर से टकराई उसको पॉइंट को बोलेंगे, पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर उस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल गिराएंगे, और वो नॉर्मल किसके नॉर्मल होगा? इस मिरर के नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल होगा मिरर के नॉर्मल, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल रे। ये याद रखना, ये जो नॉर्मल है मिरर के साथ नॉर्मल है, मिरर के साथ 90 डिग्री होना। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा इंसिडेंट एंगल। अब ये रिफ्लेक्ट होके वापस इस तरह से आएगी कि जो ये रिफ्लेक्टेड रे जो बनेगी ये नॉर्मल के साथ आर एंगल बनाएगी, और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होगा। और जो इंसिडेंट रे है
और कौन सी रे है, नॉर्मल रे, या नॉर्मल लिख लो सिर्फ, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, एक जो हमने लिखे हैं 2 पॉइंट क्या है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है ये, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने हमें 9th में पढ़ाया, 9th में, हाँ पढ़ाया है तुमने, 9th में आता नहीं थे, नहीं 10th में आता है, लिख लो, थोड़ा बहुत 9th में भी आता है, फाइनल पेपर में दिया है, वो तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप आज कौन सा वार है, बुधवार। अच्छा, कोई जो अगले सैटरडे आएगा, सेकंड सैटरडे इसमें ये और डाल देना, रिफ्लेक्शन हर जगह होता है, जहां भी लाइट टकरा के वापस आएगी वहां रिफ्लेक्शन होगा, चाहे मिरर की तरह स्मूथ सरफेस हो और चाहे रफ सरफेस हो, रिफ्लेक्शन हर जगह होगा। ठीक है, तो लिख लो द अबव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन होगा तो ये नियम जरूर फॉलो होंगे। पहला नियम है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होंगे, और दूसरा इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई सेम प्लेन। तो क्या लिखोगे, लिखो द अबव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉट डाल के लिख देना, नॉट डाल के लिख लेना, द अबव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन are valid both in case of plane and both in case of plane comma curved 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 reflecting surfaces and rough surfaces। तो चाहे सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, सॉरी चाहे सरफेस कर्व हो, चाहे सरफेस कैसा हो, चाहे सरफेस रफ हो, तो दोनों ही जगह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। ठीक है, इसके बाद टॉपिक डालो स्फेरिकल मिरर्स।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम किसके लिए बताएंगे? स्फेरिकल मिरर्स के लिए। क्लास 10th का खुद पढ़िया होगा। स्फेरिकल मिरर्स टॉपिक डालो, स्फेरिकल मिरर्स है। क्या कह रहा है? अच्छा, मैं सोचा यूं कह रहा है कि मैं पढ़ी आऊंगा। स्फेरिकल मिरर्स आज का तो बेसिक है ऑनलाइन। स्फेरिकल मिरर्स इट इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस and it is a part of holosphere and it is a part of holosphere। ठीक है, तो वही स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर है, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा स्फेरिकल मिरर क्या होता है? आपके एक स्फेयर है और उस स्फेयर का एक छोटा हिस्सा काट लेते हैं, तो यहां से जो कटोरा सा निकलेगा, है ना? ये सब अरे स्फेयर है ये, सर्कल थोड़ी है। तो यहां से जो कटोरा सा निकलेगा, वो जो कटोरा रहेगा ऐसा कुछ इस शेप में रहेगा, है ना? बोलो कैसे शेप में रहेगा? ऐसे। तो उसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। अभी तो ग्लास है, ये कैसा हुआ है? स्फेयर, होलोस्फेयर मतलब किसका बना हुआ है? होलोस्फेयर, ग्लास का, ट्रांसपेरेंट ग्लास का। तो ये भी जो बनेगा, निकल के आएगा, ये भी क्या रहेगा? ये भी ग्लास रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। अगर इसको हम यहां से पेंट कर दें पीछे से, तो जो चेहरा देखेंगे वो कहां से देखेंगे? यहाँ से। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसको बोलेंगे पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश हो गई ना यहाँ पे, तो चेहरा यहाँ से देखेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर धसा हुआ केव की तरह है, इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। और अगर यहाँ पर पॉलिश कर दें तो यहाँ से देखेंगे, अगर पॉलिश यहाँ कर दें तो क्या यहाँ से देखेंगे? ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये वाला सरफेस बाहर की तरफ निकला हुआ है, बल्जिंग है बाहर की तरफ, इसको बोलेंगे बल्जिंग आउट वाला कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो यहाँ से निकला है, ये 3D डायग्राम बनाने की कोशिश की है, बाकी ऐसे बाहर निकलेगा ये वाला हिस्सा ऐसे होगा। और इसमें अगर हम इस तरफ से पॉलिश कर दें तो ये वाला सरफेस क्या रहेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाला सरफेस रहेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये पीछे वाला हो जाएगा पॉलिश्ड सरफेस। तो चेहरा यहाँ से देखोगे इस तरफ से, तो ये वाला मिरर क्या क्या रहेगा? चेहरा केव वाले मिरर से देखो, केव अंदर की तरफ, तो ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। और इसी को ऐसे, और ये हो गया, यहाँ से पॉलिश कर दिया अंदर की तरफ, तो ये वाला सरफेस कौन सा हो जाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये हो गया आपका पीछे वाला पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, ओके। और क्या करना है? तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर बल्जिंग आउट, केव वाला अंदर की तरफ। ठीक है, लिख लो जल्दी से। इन दोनों मिरर्स को मिला के बोल देते हैं स्फेरिकल मिरर, क्योंकि स्फेयर से निकाले गए हैं मिरर। ये मिरर कहाँ से निकाले गए हैं? स्फेयर से, इसलिए बोलते हैं स्फेरिकल मिरर।
ये नोटबुक है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से ये तो है, लिख लिया अभी तो लिखो फिर। अभी तो निकला भी नहीं है। चलो 15 अगस्त पे जैन स्कूल में प्रोग्राम हो रहा था। हाँ, हर साल होता है। क्यों छुट्टी लेनी है, ले ले। तेरी तो मर्जी है, बच्चों की तो मर्जी रहती है। तुम्हारे वहाँ क्या प्रोग्राम होता था पीडी में? पीडी में क्या प्रोग्राम होता था? पीडी में तो ऐसे ही करवाते हैं बस, बच्चे बिठा लेते हैं, बच्चे को परेड करवा देते हैं। कमांडो बेस कहीं नहीं जाते हैं ना हाँ, स्कूल में ना सब ना कोई गेम्स में। अच्छा हाँ। चिल्ड्रंस डे मनाया सर। हाँ। चिल्ड्रंस डे की टीचर्स डे बन पे जब हमने भी लोग बनाया सर स्कूल में, कौन अलाउड था। अच्छा, और अच्छा उस पर 15 अगस्त पे कुछ नहीं था। वहाँ पे अरावली में क्या होता है? अरावली में क्या होता है 15 अगस्त पे? ऐसे ही जैसे जैन स्कूल में। पूरा? अच्छा, हाँ। उसका कोई हेड आता है? अच्छा, अब कौन है डायरेक्टर? वही है डायरेक्टर का बड़ा बेटा। अच्छा, ये झूठी न्यूज फैली थी वो। सब सुनने में थी है तो बीच में क्या है, मार्च में अच्छा, उन्होंने बेचे नहीं। नहीं बेचा, ठीक है। फिर चलो ये वाला बताओ, ये वाला कौन सा मिरर है? इसी का बना दूं? चलो नहीं, ये हाँ ये वाला। अगर मैं यहाँ से काट दूं ऐसे, और ये बताओ कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स बोलो भाई, कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स है ना, क्योंकि ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बल्जिंग आउट वाला। और ये बता दो चलो, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पड़ी हुई चीज है। इसकी डेफिनेशन खुद लिख लेना है ना, इसकी डेफिनेशन खुद लिख लेना, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर की। कोई नहीं पूछ रहा वैसे भी डेफिनेशन को, ठीक है। इतनी चीजें पूछने के लिए वही कम पड़ जाती। जल्दी से लिख लो चलो, कौन सी डेफिनेशन लिखोगे? हाँ, सबसे पहले लिखो प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, मुख्य। इसमें मुख्य है वैसे सिद्धांत भी होता है ना, सिद्धांत वाली नहीं है ये, मुख्य वाली, मुख्य अध्यापिका, मुख्य अध्यापक, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है। मुख्य फोकस मतलब रियल फोकस, नहीं रियल नहीं, रियल में शब्द क्या यूज कर रहा हूँ, मतलब रियल सॉरी, प्रिंसिपल फोकस मतलब मेन फोकस, एक्चुअल वाला फोकस। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव, ये कौन और ये हो गया कॉन्वेक्स। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हैं? इसको नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं वो बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर या पोल बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर उसमें होता है लेंस में, इसको पोल बोलते हैं। यही कह रहा हाँ यही कह रहा था ना, बस पोल। ये लाइन जो पोल से गुजर रही है प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाली लाइन भी क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। पोल होता है इस
जैसे ये मिरर है, ये मिरर है, तो इस मिरर के सेंटर पे जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पोल। ठीक है। इसके बाद वो लाइट जो कहाँ से आए, इन्फिनिटी से नहीं, इन्फिनिटी से आए जो है पता नहीं, लेकिन वो लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इंटरसेक्ट विद प्रिंसिपल एक्सिस, इंटरसेक्ट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस पर। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उसको होगा प्रिंसिपल फोकस, वहाँ होगा प्रिंसिपल फोकस, है ना। इस पॉइंट को बोलेंगे कैपिटल एफ, यानी प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, कुछ छूट रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल फोकस में लिखवा भी रहे हो कुछ? हाँ लिखवाऊंगा ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें तो विवाद हो गया इस वाले क्वेश्चन में, तो नीट में फोकस के क्वेश्चन पे है, इसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल बातें हैं। अच्छा, इसमें क्या होगा बताओ, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या होगा, ऐसे चली जाएगी, आएगी और टकरा के ऐसे चली जाएगी। पर पर यहां से जो आंखें लगा के देख रहा है, ये आंखें, वो देखेगा लाइट रे ऐसे आ रही है। हमारे आंखों को आदत होती है कि लाइट सीधी चलती है, हमारे आंखों को पता ही नहीं वो मुड़ती भी है, कुछ भी होती है, उनके लिए सीधी चलती है लाइट। उनकी लाइट क्या चलती है, सीधी। तो अगर लाइट सीधी चलती है तो उसको ऐसे आती हुई दिखाई दी, तो वो कहेगा ये लाइट आई है पीछे से। वो क्या कहेगा, लाइट पीछे से आई है, पीछे से आई है और यहाँ से आई है। और जिस पॉइंट से आती हुई दिखाई दे रही है उस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। क्या एक्चुअल में लाइट यहाँ से आई है, नहीं आई, यहाँ से टकरा के आई है, पर इसको ऐसा लग रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि लाइट यहाँ से आई है। तो जिस पॉइंट से लाइट आती हुई नजर आए टकराने, जब हम लाइट रे को पैरेलल भेजें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजें, तो टकराने के बाद लाइट जहां से आती हुई नजर आए उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, किसके लिए प्रिंसिपल फोकस, ये कौन से वाले मिरर के लिए, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो इसका जो फोकस है वो रियल फोकस है, वर्चुअल है, वर्चुअल। रियल में तो है नहीं, रियल में तो लाइट आई नहीं है यहाँ से। अरे तो पॉलिश वाली साइड पे है ना, जैसे भेजते हैं ना, वो टॉर्च जलाते हैं और मिरर पे डालते हैं, तो वो टकरा के और फिर हमारी आंखों पर पड़ती है, तो हमें दिक्कत, देखो अंदर वो लाइट जला रहा है। अरे यहाँ पे जो पर्सन बैठ के लाइट जला रहा है वो अंदर दिखेगा मिरर के अंदर, तो देखो वहां से वो लाइट आ रही है हमारी आंखों पर, जबकि वो एक्चुअल में लाइट कैसे आ रही है, यूं गई और यूं टकरा के फिर आई है, पर हमें लग रहा है वहीं से आ रही है। तो इसको ये नहीं दिख रहा कि यहाँ से टकरा गई, उसको दिख रहा है यही है, यही है जो लाइट भेज रहा है इसको। तो इसलिए वर्चुअल फोकस है। कैसा फोकस है, वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। तो मतलब जो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है। और ये वाला बताओ क्या, रियलिटी में आई है लाइट रे, ये रियल फोकस है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है पोल से फोकस तक के बीच की दूरी, पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ होती है स्मॉल एफ से, फोकल लेंथ को किससे लिखते हैं, स्मॉल एफ से। तो पोल से फोकस तक की दूरी को क्या लिखेंगे, स्मॉल एफ। इसमें जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी। अच्छा, मिरर कौन सा, मिरर का नाम ही नहीं लिखा मैंने, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में फोकस तो होगा रियल, पर फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। नेगेटिव। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी स्मॉल एफ क्या है, नेगेटिव है। फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, एक्चुअल में ये है इंसिडेंट रे। हमारा रूल रहता है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं। कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं,
इंसिडेंट रे की। क्या ये इंसिडेंट रे है? हाँ। इसकी डायरेक्शन को हम क्या मान लेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन। और हमें अपोजिट तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये है। और अगर हमें फोकस निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है, ये कोई सा भी लेंथ निकालनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना, इमेज डिस्टेंस निकालना, कुछ भी निकालना, वो हमेशा कहाँ से निकालेंगे? हम पोल से। तो अगर मुझे फोकल लेंथ निकालनी है तो पोल से चलेंगे उल्टे, पोल से चलेंगे उल्टे कहाँ पर? एफ पर, फोकस पर। पोल से कहाँ चलेंगे? उल्टे, फोकस पर। जब हम पोल से उल्टे फोकस पर चलेंगे तो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? इस तरफ, इस तरफ चल रहे हैं, इसलिए फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव। इस वाले में देखो, ये है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को क्या मानना है? पॉजिटिव। अब हमें फोकल लेंथ निकालनी है तो पोल से ही डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। तो पोल से चलेंगे कहाँ पर? फोकस पर। तो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? इसी डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। तो इसलिए फोकल लेंथ इसका क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो इसका फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव, इसका फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव। लिख लो जल्दी से, इसका फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव। लिख लिया? क्या जा रही है? कावड़। ठीक है, लिख लिया? ऊपर बैठ जाओ। हाँ भाई, लिख लिया? देखो, थोड़ा बहुत बताया था। पोल क्या है? पोल कोई भी एक ऐसा कन्वीनियंट पॉइंट होता है जहां से हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मेजर कर सके। मैक्सिमम केसेस में पोल सेंटर पर ही मेजर किया जाता है। मतलब सेंटर का मतलब
इस मिरर के बीच में रखा जाता है। नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस बाद में आती है, पहले पोल डिसाइड होता है। तो पोल कहीं पर भी, मतलब बीच में मान लेते हैं, बाकी ऐसा जरूरी नहीं पोल हमेशा बीच में ही। और पोल एक ऐसा कन्वीनियंट पॉइंट है जहां से आसानी से हम क्या मेजर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, लिखने की जरूरत है नहीं उसको। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा है कि भाई मान लो ये वो गोला है, ये वो स्फीयर है, जिसमें से तुमने क्या निकाला है, मिरर, जिसमें से तुमने क्या निकाला है, मिरर। ये है वो मिरर, ये वाला मिरर। ठीक है, ये है सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, सेंटर ऑफ दैट गोला, सेंटर ऑफ स्फीयर। तो इसमें हमने पोल में मान लिया, कहीं मान लो यहाँ मान लिया पोल, इसमें हमने क्या मान लिया, पोल मान लिया। अरे इसको तो अलग करके अलग कर दोगे ना ये। तो जो ये पोल है और ये सेंटर ऑफ स्फीयर है, इनको मिला के जो लाइन बनेगी, इनको मिला के जो लाइन बनेगी उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किस किस को मिलके बनता है, पोल को और सेंटर ऑफ स्फीयर को, तो ये बनता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद है रेडियस ऑफ अपर्चर, ये भी एक नया टॉप पॉइंट है। रेडियस ऑफ अपर्चर चलो बाद में बता देंगे। इसके बाद है कि फोकस। फोकस से पहले एक रेज आती है जिसको बोलते हैं पैराक्सियल रेज। क्या बोलते हैं, पैराक्सियल रेज। पैराक्सियल रेज ये क्या होती है, पैराक्सियल रेज। मिटा दें सब कुछ, लिख लिया। पहले अपर्चर बताते हैं, फिर पैराक्सियल रेज। ये हमारा मिरर निकला और ये है वो सर्कल, है ना। तो जो मिरर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे इस टाइप का जो मिरर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। हाँ, कटोरी टाइप का, पर इतना ज्यादा वो नहीं होता कटोरी जैसे, ऐसे होता है। हाँ, इतनी ज्यादा डेप्थ नहीं होती, तो इतना ही होता बस। तो ये है, ये जो बना है, ये जो रेडियस है और ये जो रेडियस है, यानी डायमीटर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक। ये डिसाइड करेगा ए बी, यानी ये डायमीटर, ये 2r, ये डिसाइड करेगा कि आपका मिरर कितना बड़ा है ना, मिरर कितना बिग है। तो ये डिसाइड करेगा, इसको बोलते हैं अपर्चर, साइज ऑफ अपर्चर। अपर्चर यानी ये जो मिरर है इसका साइज कितना बिग है। यहाँ पे जो बन रहा है सर्कल, उस सर्कल का जो डायमीटर है, उस डायमीटर को ही बोलते हैं डायमीटर ऑफ अपर्चर या रेडियस ऑफ अपर्चर। ठीक है, अगर मिरर बहुत ही बिग होगा, अपर्चर बहुत बड़ा होगा, तो क्या होगा, तो ऐसे होगा। मान लो ये हो गए प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे आती है ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पास से, मिरर से टकराती है और ऐसे चली जाती है, और एक रे आ गई यहाँ से, ठीक है, मिरर से टकराएगी और यहाँ से चली जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि सारी हमने क्या पढ़ा था 10th में, कि जो भी पैरेलल रेज आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, वो सारी टकरा के एक ही पॉइंट से पास करती है। लेकिन ऐसा तब होगा जब अपर्चर आपका छोटा साइज का होगा, स्मॉल साइज का होगा। यानी रेज कहाँ से आएंगी, ऐसे आएंगी, यहाँ से आएंगी, यहाँ से मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पास से आएंगे। रेज कैसे आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पास से। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से दूर से रेज आएंगी तो क्या होगा, तो वो अलग अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट, हाँ एंगल पे रिफ्लेक्शन सेम होगा, पर वो अलग अलग पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे, हाँ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो रेज दूर से जा रही हैं, किसके दूर से जा रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर से जा रही हैं, ऐसी रेज को बोलते हैं मार्जिनल रेज, है ना। इस रेज को क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेज। और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास से जा रही है रेज को क्या बोलते हैं,
पैराक्सियल रेज, इन रेज को क्या बोलते हैं? पैराक्सियल रेज, पैराक्सियल रेज। तो अगर अपर्चर का साइज छोटा होगा तो क्या सारी रेज ही पैराक्सियल हो जाएंगी? अगर अपर्चर का साइज छोटा होगा सारी रेज पैराक्सियल हो जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि मिरर इतना छोटा सा है तो सारी रेज पास से जाएंगी, ऊपर से जाएंगी तो हवा से निकल जाएंगी। मिरर इतना छोटा सा ऊपर जाएंगे, लेकिन मिरर इतना बड़ा है तो कुछ रेज पैराक्सियल होंगे, कुछ रेज कुछ मार्जिनल होंगी, कुछ पैराक्सियल होंगी, तो जिसकी वजह से ढंग से फोकस नहीं बन पाएगा। तो फोकस एक्चुअल में डेफिनेशन है कौन सी रेज के लिए? पैराक्सियल रेज के लिए डेफिनेशन है कि अगर रेज कैसे आ रही हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड नियर द क्लोज टू प्रिंसिपल फोकस, तो वो जब टकराएंगी तो एक ही पॉइंट से पास करेंगी, और जिस पॉइंट से पास करेंगे उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो हमारे पूरे चैप्टर में यानी रे ऑप्टिक्स पूरे चैप्टर में हम क्या मान के चलेंगे कि हमारे मिरर कैसा है? उनका अपर्चर स्मॉल है, हमारी रेज कैसी हैं? पैराक्सियल रेज है, हमारी सारी रेज कैसी है? पैराक्सियल रेज है। और मार्जिनल रेज कब मानेंगे? जब क्वेश्चन में कहा जाए, स्पेशली मेंशन किया जाए कि हाँ भाई मार्जिनल रेज है, और अगर ये कहा जाए कि पैराक्सियल रेज है तो पैराक्सियल ही, मतलब नहीं कुछ ना कहा जाए तो पैराक्सियल ही माननी है। ठीक है, तो लिखो रेज आर पैराक्सियल मीन्स, पहले लिखो पैराक्सियल रेज, पहले लिखो पैराक्सियल रेज, ये रहा पैराक्सियल रेज हो गया। Rays are paraxial means they are near to principal axis. Rays are paraxial means they are near to principal axis and angle of incidence, they are near to principal axis and angle of incidence is small, सारे एंगल स्मॉल ही रहेंगे। देख लो ध्यान से, मान लो ये है पैराक्सियल रेज, बहुत पास से जा रही है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर ये पॉइंट क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जिस स्फेयर से ये मिरर काटा गया है उस स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और अगर मुझे इस पॉइंट पे या ये इंसिडेंट रे जो कि पैराक्सियल है प्रिंसिपल एक्सिस के पास से, अब इसका रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से, भाई ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो क्या होगा यहाँ पे? रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा तो ये होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या बनाया जाता है? नॉर्मल। तो जो ये होता है ना स्फेरिकल सरफेस का जो नॉर्मल आता है वो सेंटर से आता है। स्फेरिकल सरफेस, सर्कुलर सरफेस, इन सब का नॉर्मल कहाँ से आता है? सेंटर से। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे नॉर्मल डालना है तो कहाँ से डालना पड़ेगा? सेंटर से। तो दिस इज नॉर्मल, ये होगा नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल रे, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? इंसिडेंट एंगल। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच का एंगल क्या है? इंसिडेंट एंगल। ये तो मैंने शुरुआत में पढ़ाया था रिफ्लेक्शन। और फिर उसके बाद ये टकरा जाएगी घूम के और ऐसे जाएगी तो दोनों एंगल बराबर होंगे, और जिस पॉइंट पे वही क्या हो जाएगा? फोकस। ठीक है, वो पॉइंट क्या हो जाएगा? फोकस। इस रेस की क्या कहा सकती है? पैराक्सियल रेस थी। अगर रे ऐसे होती मार्जिनल रे तो इसका नॉर्मल आता, इसका नॉर्मल सेंटर से पास होता, तो इसका नॉर्मल ये होता, तो ये हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाता है एंगल ऑफ
इंसिडेंस। तुम देखो जब रेस पैरेक्सियल थी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है, जब रेस पैरेक्सियल है, पैरेक्सियल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पास से जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल है, जब रेस मार्जिनल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना लार्ज है। तो अभी हमने क्या लिखवाया है कि पैरेक्सियल रेज मींस they are near to principal axis and angle of incidence is small, तो angle of incidence small होगा पैरेक्सियल रेज के लिए, ठीक है। तो ये बताने के लिए बताया। एंड ऑल्सो रेडियस ऑफ अपर्चर इज स्मॉल, रेडियस ऑफ अपर्चर इज स्मॉल, रेडियस ऑफ अपर्चर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों में फर्क क्या है? रेडियस ऑफ अपर्चर इज स्मॉल, रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ अपर्चर और रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्क क्या है दोनों में? सर रेडियस ऑफ अपर्चर तो पूरे स्फीयर का रेडियस रहेगा। नहीं उल्टा बोल रहा हूं, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी रेडियस ऑफ अपर्चर ये है ना मिरर, तो ये होगी रेडियस, रेडियस ऑफ अपर्चर, तो ये रेडियस रहेगी उसकी, है ना, मतलब डायमीटर फोकस की तरफ फोकस, और पोल यहाँ पर है ना, पोल से सेंटर तक की दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से सेंटर तक की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो ये वाला साइज है इसका, ये जो रेडियस है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर। कर्वेचर क्यों? ये जो कर्व बन रहा है ना अपना, ये कर्व, अरे मिरर का हिस्सा काटा गया, फिर किसका हिस्सा काटा गया? स्फीयर का, तो स्फीयर का जो हिस्सा काटा गया इसको बोलेंगे कर्व, तो उसको बोल देते हैं कर्वेचर, इसको बोल देते हैं क्या? कर्वेचर। इस कर्वेचर का रेडियस सेंटर से मिलता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ मिला लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ मिला दो, यहाँ मिला दो, यहाँ मिला दो, यहाँ मिला दो, ये सारे बराबर है। और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इज आर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये सारी दूरी रेडियस है। अरे रेडियस तो बराबर ही होती है सेंटर से, तो ये रेडियस होगा, ठीक है। दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्व पर कैसे डिपेंड करेगा ये रेडियस? कर्व से कैसे डिपेंड करेगा ये रेडियस? तो रेडियस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कर्वेचर से। कर्वेचर जितना कर्वीलिनियर कर्व होगा उतना रेडियस कम होगा, कर्व जितना ज्यादा होगा, है ना, रेडियस, कर्व जितना ज्यादा होगा उतना रेडियस कम होगा, और कर्व जितना कम होगा रेडियस ज्यादा होगा। कर्व मतलब घुमाव, जितना घुमाव ज्यादा होगा, जैसे ये देखो बहुत ज्यादा घुमाव है इसमें, थोड़ा सा सर्कल है तो इसमें घुमाव बहुत ज्यादा है, और एक ये भी ले लो बड़ा सा, इसमें घुमाव कम है, यहाँ पे तुम्हें लगातार घूमना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तुम देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्शन ये है और यहाँ पर डायरेक्शन ये है, तो कितना एंगल घुमा दिया तुम्हें इतनी सी जगह में? 180 डिग्री घुमा दिया। तो यहाँ कर्व ज्यादा है, कर्व ज्यादा है तो रेडियस छोटा सा रेडियस है, और इसका देखो कर्व कम है तो इसका रेडियस ज्यादा है। इसका बताओ इसका कितना कर्व है स्ट्रेट लाइन का, या इस प्लेन मिरर का? प्लेन मिरर में कितना कर्व? कर्व 0 है, तो कर्व 0 है तो रेडियस इन्फिनिटी, कर्व 0 तो रेडियस इन्फिनिटी। और फोकल लेंथ होती है रेडियस का आधा, फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस का आधा, इसलिए इसकी फोकल लेंथ भी 0 होती है। कर्व 0, फोकल सॉरी रेडियस इन्फिनिटी, और रेडियस इन्फिनिटी तो फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी, तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? इन्फिनिटी, ठीक है। ये है प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होती है इन्फिनिटी। ठीक है, तो लिखो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन,
अच्छा, कुछ ना कहा जाए तो क्या मानना है कि रेज कैसी है, पैरेक्सियल है, पैरेक्सियल स्मॉलर साइज का आपका मिरर है, अपर्चर स्मॉल है उसका, ये सब मानना है। ठीक है, तो लिखो फोकस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मिरर, या प्रिंसिपल फोकस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मिरर is the property of mirror। ठीक है, if a ray is parallel and paraxial, if a ray is parallel and paraxial, to the principal axis and paraxial to the principal axis, अगर रे पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेक्सियल है, मतलब बहुत पास से जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड पैरेक्सियल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ गिर रही है, स्फेरिकल मिरर पर गिर रही है, एंड फॉल ऑन द स्फेरिकल मिरर, and fall on the spherical mirror, and fall on the spherical mirror। अब स्फेरिकल मिरर पर गिरने के बाद क्या होगा, इसका लाइट का रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो लिखो fall on the spherical mirror, then the point where they will meet, or appear to meet with principal axis, or appear to meet with the principal axis, is known as principal focus, is known as principal focus, is known as principal focus। ठीक है, तो अच्छा, मार्जिनल रेज के लिए कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल होता है लार्ज होता है, मार्जिनल रेज के लिए, और पैरेक्सियल रेज के लिए स्मॉल होता है। ठीक है, अच्छा, अपीयर टू मीट दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, इसमें मैंने दो चीज लिखे, दे विल मीट और अपीयर टू मीट, क्या लिखा है, दे विल मीट, दे विल मीट, ये हो जाएगा कॉनकेव के लिए, कॉनकेव की प्रिंस फोकस की डेफिनेशन देनी हो तो दे विल मीट लिखोगे, और अगर आप लिखोगे दे विल अपीयर टू मीट, दोनों ही लिख दिए इसमें, पर इसमें अलग अलग की जा सकती हैं, तो ये वाला हो जाएगी कॉन्वेक्स मिरर के लिए डेफिनेशन, है ना, क्योंकि अपीयर टू मीट है तो वर्चुअल फोकस होगा कॉन्वेक्स का। ठीक है, तो ये हो गई। अब आ जाते हैं उस पे, फोकल लेंथ क्या बताई थी, रेडियस क्या दी, तो डेरिवेशन इसका, पहली डेरिवेशन। ठीक है, क्या डेरिवेशन है कि भाई फोकल लेंथ इज नथिंग बट हाफ ऑफ द रेडियस अपॉन 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से कहाँ होता है, उस पॉइंट पोल से हाँ, कर्वेचर सेंटर ऑफ स्फीयर तक, है ना, सेंटर ऑफ स्फीयर से मिरर तक जो दूरी होती है वही होता है सेंटर ऑफ रेडियस। ये मिरर है
ये सेंटर है, तो सेंटर से मिरर तक की दूरी, यही ये जो दूरी है यही है क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उस रेडियस के आधी होती है फोकल लेंथ, उस रेडियस की आधी होती है फोकल लेंथ। तो यानी सीधा सीधा लिखें F इक्वल टू R/2। तो इसको डेराइव करना है। देखो मान लो हमने ले लिया कॉनकेव मिरर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। एक लाइट रे आई। अब हम ऐसे बनाएंगे, बनाने को ऐसे बनाएंगे पर कंसीडर करेंगे कि पैराक्सियल है। एक्चुअली में ना 10th क्लास में ना एक डायग्राम बनाने को आता है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेम साइज की बनती है। लेकिन जब वो डायग्राम बनाते हैं ना बच्चे तो बनता नहीं, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे बनाते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, और फिर ऐसे करते हैं। अब यहाँ मिल जाता है वो, वहाँ नहीं बनता। वो क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये जो रूल है ये किसके लिए है? ये जो रूल है पैराक्सियल रेस के लिए है। वो इतने, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, वो इतने ऊपर तो ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट इतना ऊंचा बना देते हैं। अब ऑब्जेक्ट इतना ऊंचा बनाएंगे तो क्या रेस जो रहेंगी वो पैराक्सियल रहेंगी हैं? वो कैसे हो जाएंगी? मार्जिनल रेज हो जाएंगी। मार्जिनल रेज हो जाएंगी तो फिर सही कैसे बनेगा? तो इसलिए मैं उनसे कहता हूँ एक तो भाई ये ट्रिक वाला तरीका, ट्रिक वाले तरीके से कर लो। बाकी सही सही करना है तो कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट को छोटा लो, ऑब्जेक्ट को स्मॉल लोगे तो रेस कैसी जाएंगी? पैराक्सियल, तो आंसर सही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ डेरिवेशन कर रहे हैं F इक्वल टू R/2। तो ये है भाई मिरर, यहाँ एक रे आई प्रिंसिपल एक्सिस वाली, ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस से पास करेगी पोल, हाँ ठीक है, इसका नाम रख दो कुछ, ए नाम रख दो इसका। अच्छा, ये फोकस से क्यों पास करेगी? मतलब जहां से पास करेगी उसको बोलते हैं फोकस, जहां से पास करेगी उसको क्या बोलते हैं? फोकस। बोला है ना, जहां पे मीट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस से, फोकस। अच्छा, लाइट रे बनाएंगे कैसे? अभी तक तो हम यही करते थे कि बीच में फोकस बना देते थे, यहाँ से पास करा देते थे तो बन गया। लेकिन अभी तो डेराइव करना है, हमें क्या पता है बीच में ही रहेगा, यही तो डेराइव करना है कि जो फोकस रहेगा वो यहाँ रहेगा, जो फोकस है वो इस रेडियस का आधा रहेगा, यानी ये लेंथ और ये लेंथ बराबर रहेंगे। ये हमें प्रूफ करना है, तो हम कैसे ले सकते हैं? अपने आप थोड़ी बराबर ले सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे? ये इंसिडेंट रे बनाई, रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनाएंगे? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फॉलो करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? इंसिडेंट रे बनाओ, जिस पॉइंट पर टकरा है उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर क्या बनाएंगे? नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल कहाँ से आएगा? सेंटर से। नॉर्मल सेंटर से आएगा, नॉर्मल सेंटर से आएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको बोलेंगे नॉर्मल रे। इस रे को क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे। नॉर्मल रे। ये है इंसिडेंट रे। नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल, थीटा बोल देते हैं इसको। ठीक है, फिर इस लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट करवाएंगे, ऐसे रिफ्लेक्ट करवाएंगे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? सेम। ठीक है, और जिस पॉइंट से टकरा के जा रहा है उसको बोल दे बी, एफ ही बोल दे, बाद में भी एफ ही बोल, उस पॉइंट को बोल दे एफ। अब टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है सी एफ बराबर एफ पी। हमें क्या प्रूव करना है? सी एफ बराबर एफ पी। अगर ये बराबर हो गया तो ये सी पी क्या है? गिवन क्या है? सी पी है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे सी से पी तक की दूरी आर है, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला। तो हमें सी एफ बराबर एफ पी प्रूफ करना है ना? एक्चुअल में तो हमें ये प्रूफ करना है F इक्वल टू R/2। अच्छा, और क्या माना है? और ये माना है कि जो पी एफ है ये दूरी है एफ,
जो P से लेके F तक की दूरी है वो क्या है, स्मॉल f। स्मॉल f क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ठीक है, हमें प्रूफ करना है CF बराबर FP। कैसे करें, चलो ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, अच्छा ये बताओ, ट्रायंगल छोड़, ये एंगल थीटा, ये लाइन पैरेलल, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। तो लिखेंगे एंगल, क्या नाम रखें इसको, क्या बी को नहीं रखा ना, बी, तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल ए सी पी, दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, सो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल पे, सी एफ ए। इस ट्रायंगल पे आ जाते हैं। इस ट्रायंगल की बात करें तो क्या ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं सी एफ इक्वल टू एफ ए। बोलो, सी एफ इक्वल टू एफ ए, क्योंकि ये एंगल बराबर इसके है, तो एंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये थ्योरम होती है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी वो साइड्स जो अपोजिट एंगल्स, सॉरी इक्वल एंगल्स के अपोजिट होती है। ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं, इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी, ये रही ए एफ, और इस एंगल के अपोजिट साइड हो गई ये सी एफ। तो ये साइड्स भी इक्वल रहेंगी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स अपोजिट टू साइड्स, कौन कौन साइड है, ए एफ और सी एफ। ये वो साइड्स हैं जो अपोजिट हैं किसके, एंगल्स के, और वो एंगल्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए ये साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो हो गया भाई सी एफ बराबर एफ ए, और हमारी रेस कैसी है, पैरेक्सियल। हमारी जो रेज आ रही है वो कैसी है, पैरेक्सियल। सिंस रेज आर पैरेक्सियल, देखो ये वाला ना जो चलेगा ना पूरे वीक्स में चलेगा, सिंस रेज आर पैरेक्सियल, सो ये ए पॉइंट होगा पी पॉइंट के बहुत पास होगा, ए इज वेरी क्लोज टू या वेरी नियर टू पी पॉइंट। अगर ए पॉइंट पी पॉइंट के बहुत पास होगा तो हम लिख सकते हैं एफ ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ पी। एफ से लेके ए तक की दूरी और एफ से लेके पी तक की दूरी लगभग बराबर होगी। ठीक है, तो एफ ए इक्वल टू एफ पी, और एफ ए किसके बराबर है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो एफ पी इक्वल टू सी एफ। तो एफ पी किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के, एंड एफ पी बराबर क्या माना है हमने, कहाँ गया इस एफ पी हमने कहाँ माना है, स्मॉल एफ माना था ना, हाँ ये रहा, एफ पी हमने क्या माना है, स्मॉल एफ, या कह लो एफ पी बराबर सी एफ बराबर स्मॉल एफ। और अब अगर हम ऐड कर दें एफ पी प्लस सी एफ को, एफ पी प्लस सी एफ को ऐड कर दें, एफ पी प्लस सी एफ को ऐड कर दें, मिल जाएगा। ठीक है, तो एफ पी और सी एफ को ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, सी पी। और एफ पी और सी एफ दोनों बराबर है, किसके बराबर है, एफ के बराबर, तो एफ प्लस एफ बराबर सी पी किसके बराबर, आर के बराबर, तो 2f बराबर आर, एफ बराबर, दिस इज द डेरिवेशन। तो पूरे फिजिक्स में जितने भी रूल पढ़ते हो तुम 1/v प्लस 1/u वगैरह वगैरह, ये सब पैरेक्सियल रेज मान के ही करे गए हैं। ठीक है, मार्जिनल रेज तो नहीं माना गया उनमें। ठीक है, लिख लो जल्दी से।
अभी आ रही है। तो ये एफ इक्वल टू आर बाई टू कौन से वाले के लिए वैलिड है फॉर्मूला? एफ स्मॉल अपर्चर के लिए, हाँ, या फिर स्मॉल अपर्चर मिरर के लिए वैलिड है। ये मैंने जो डेरिवेशन कराई है किससे हेल्प से कराई? कॉनकेव मिरर से। इसको कॉन्वेक्स से कर लेना। किससे कर लेना? कॉन्वेक्स से।